स्टार्ट करना है वो करना है। अच्छा, आज का टॉपिक काइनेमेटिक्स। गौर से दो तीन चीजें मेरी जरा सुन लो, उसके बाद टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। नंबर वन, काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन ओ लेवल यू ऑलरेडी डिस्कस इट। The kinematic is the branch of physics in which we are study about the magnitude of which things, यानी स्टडी अबाउट ये जो कायना है ना, कायना बेटा, कायना मीन हमारे पास होता है। जब मैं कायना को डिस्कस करता हूं तो कायना का मतलब होता है मोशन। तो स्टडी अबाउट द मोशन। और मैटिक्स, मैटिक्स का मतलब होता है स्टडी। काइनेमेटिक इज बेसिकली ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स। काइनेमेटिक इज द ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है सर। क्या है मैकेनिक्स जो है वो हमारे पास स्टडी अबाउट द मोशन एंड फोर्सेस होता है। स्टडी ठीक है। अबाउट द मोशन एंड फोर्स को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है सर। अब जब स्टडी अबाउट द मोशन और फोर्स कहेंगे तो मोशन और फोर्स दो एक डिफरेंट चीजें हैं। सम टाइम ये होता है व्हेन वी डिस्क्राइब द मोशन तो हमें फोर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। सम टाइम ये होता है कि हमें डिस्क्राइब करने के लिए फोर्स को यूज नहीं करना पड़ता। तो उसकी बेस पे हमारे पास मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस बन जाती हैं। एक को हम कहते हैं काइनेमेटिक, दूसरे को हम कहते हैं मैकेनिक्स, सॉरी डायनामिक्स। ठीक है सर। डायनामिक्स। अब काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी अबाउट द मोशन। डायना का मतलब है फोर्सेस, यानी स्टडी अबाउट द फोर्स। अच्छा, अब ये तो पॉसिबल बेटा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं लेट सपोज मोशन की बात करूं और वहां फोर्स इंक्लूडेड ना हो। तो अगर सिंपल टू सिंपल डेफिनेशन में आपको काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स की बताऊं ना, तो सिंपल टू सिंपल डेफिनेशन ऑफ द काइनेमेटिक ये है कि स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी फोर्स का रेफरेंस दिए बिना जब हम मोशन की स्टडी करते हैं उसको हम नाम देते हैं काइनेमेटिक्स का। और डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी अबाउट द मोशन विद रेफरेंस टू द फोर्स। फर्ज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई बॉडी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया काइनेमेटिक्स, क्योंकि इसमें हमने फोर्स को इंक्लूड नहीं किया। नहीं करता। बट अगर ठीक है। स्टेटमेंट इस तरह दूं कि द बॉडी इज मूविंग विद अ फॉरवर्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो ये डायनामिक्स। विद अ फॉरवर्डिंग फोर्स, एक फोर का रेफरेंस दे दिया, तो ये हमारे पास हो गया डायनेमिक्स। ठीक है सर। क्लियर होगी बात? जी सर। सही। उसके बाद अब काइनेमेटिक को पढ़ना है, डायनामिक को अभी हमारा टॉपिक नहीं है क्योंकि डायनामिक हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स का मतलब हो गया स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है सर। ठीक। अब अगर विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स करना है तो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं? तो काइनेमेटिक्स की अगर बेसिक डेफिनेशन के अलावा मैं प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाता हूं, तो प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स होती है व्हेन वी डिस्क्राइब मोशन with reference to diagrams, graphs, words and statement. यानी when we describe motion with reference to diagrams, graph, वर्ड्स और स्टेटमेंट, तो उन चीजों को, इस किस्म की स्टडी को हम काइनेमेटिक्स का नाम देते हैं। यानी काइनेमेटिक्स में हम क्या करेंगे? काइनेमेटिक्स में हम ग्राफ को स्टडी करेंगे, स्टेटमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस, डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, उसके अलावा डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करेंगे, उसके अलावा उसके फॉर्मूला स्टडी करेंगे। ठीक हो ठीक गया? है सर। तो की पॉइंट यहाँ टर्म्स कुछ यहाँ लिखे हुए हैं, ये ऑलरेडी हम ओ लेवल में पढ़ते हुए आ रहे हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक बार दोबारा से डिफाइन कर रहा हूं।
व्हेन वी डिस्क्राइबिंग द लेंथ, तो लेंथ का मतलब आपके पास होता है एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड लेंथ। यानी जितने भी एक्चुअल पाथ होता है दो पॉइंट के बीच, उसको हम कहते हैं लेंथ। फिर लेंथ को हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। नंबर वन कैटेगरी होती है डिस्टेंस, नंबर टू कैटेगरी होती है डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही लेंथ है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। डिस्टेंस को हम कहते हैं कि टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी उसकी अगर ये ओ लेवल की डेफिनेशन थी कि डिस्टेंस लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इट्स कॉल्ड डिस्टेंस। बट अब जो हम डेफिनेशन करेंगे वो यहां पर आपके सामने लिखी हुई है, टोटल लेंथ ट्रेवल बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मीन डायरेक्शन के बिना, विदाउट द डायरेक्शन, जब हमारे पास हम टोटल लेंथ को बताते हैं तो वो हमारे पास होती है डिस्टेंस। ठीक है सर। यानी डिस्टेंस में देयर इज नो डायरेक्शन। उसके बाद ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। या हम सिंपली ये कह सकते हैं डिस्टेंस कवर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर इन ठीक है सर। पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्टेंस को ही आप डायरेक्शन दे दो तो आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। सर लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी तो होता है वो। हाँ, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब फर्ज करो इसी चीज के ऊपर एक छोटा सा फर्ज करो, यहां से आपके पास फ्रॉम ए टू बी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक हो गया, ए टू बी टेन ठीक है। किलोमीटर पर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब ये एक ही रास्ता है, मीन फ्रॉम ए टू बी सिर्फ और सिर्फ ये एक ही जगह है। फ्रॉम ए टू बी सिर्फ और सिर्फ यही एक 10 किलोमीटर का वे है, और कोई वे नहीं है मेरे पास। अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फर्ज करो अगर मेरे पास ये होता कि एक ऑब्जेक्ट ये होता ए और ये होता बी, और एक होता यूं, वे यहां से यूं जा रहा है। एक जो है वो डायरेक्शन यूं होती कि जी वो डायरेक्टली थ्रू आउट यहां से स्ट्रेट जा रहा है। एक डायरेक्शन ये होती कि यहां से यूं घूम फिरा के यूं आ रहा है। अब इसमें अगर मुझे कहा जाता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो मैं उसे कहता ये जो ग्रीन वाला है ये डिस्प्लेसमेंट है, और बाकी जो ठीक है है ये सर। डिस्टेंस है। क्लियर होगी? ठीक है। लेकिन जी सर। अगर मेरे पास इस तरह की सिचुएशन है कि फ्रॉम ए टू बी ए की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, और वही 10 किलोमीटर जो है वो सेम एज इट इज है, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, 10 किलोमीटर ही है। जी सर, तो मतलब दोनों एक ही है, डिस्टेंस भी वही डिस्प्लेसमेंट भी यही है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से आया? तो शॉर्टेस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा। जी सर। तो इस, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी ही नहीं, सिर्फ ये डिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि हम ये स्टेटमेंट तो कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस। यानी ये जरूर हो सकता है कि सम टाइम डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कम हो, और सम टाइम ये हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकती है। हाँ, ये ठीक है सर। था कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हमने स्टेटमेंट किया कि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल और लेस देन फ्रॉम द डिस्टेंस। ठीक है सर। इसका मतलब ये हो गया तमाम की तमाम डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो डिस्टेंस है, तमाम की तमाम डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो डिस्टेंस है। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब जी आते सर। हैं distance के ऊपर। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट।
अब जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन होता है, इसका मतलब ये हो गया तमाम के तमाम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। जी सर। क्लियर होगी बात? जी बेटा, क्लियर हुआ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? जी सर। गुड, हो गया। अब जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब आ जाती है स्पीड। अब जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ। यहां पर डेफिनेशन देखो मैंने लिखी हुई है, टोटल लेंथ ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। अगर इसको मैं यूं लिखूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो सिंपल डेफिनेशन ये भी होती है हमारे पास कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है वो आपके पास स्पीड है। क्लियर होगी बात? जी सर। जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, वी ऑलरेडी नो दैट। अब रेट जी सर। ऑफ डिस्टेंस, अब ये बात याद रखना बेटा, आपको मैं साइंस सब्जेक्ट में कहीं पर भी कहा जाए रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है ना, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, वो कुछ भी हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यानी रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड हमारे ठीक है पास सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फिर हमने ओ लेवल में चार टाइप की हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड थी, जिसमें हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म स्पीड थी, जिसमें हमारे पास एवरेज स्पीड थी, जिसमें हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। तो मैं सिर्फ थ्रू आउट इनकी डेफिनेशन पे एक बार रिकैप कराऊंगा आपको। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है व्हेन अ बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम इंटरवल के साथ इक्वल डिस्टेंस जब कवर हो रहा होता है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड है। नॉन यूनिफॉर्म में यानी डिस्टेंस और टाइम इंटरवल जो हो वो सेम ना हो, यानी पहले सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया तो दूसरे सेकंड में उसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। मीन डिस्टेंस और टाइम इंटरवल का जो गैप है वो इक्वल ना हो। और कांस्टेंट में क्या होगा, अगर फर्स्ट सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा है तो हर सेकंड में वो 2 मीटर ही कवर करेगा, तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट स्पीड। फिर एवरेज स्पीड का ठीक है मतलब सर। है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल, सॉरी, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद हमारे पास होती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एनी पार्ट ऑफ द टाइम, यानी आप चलते चलते किसी भी टाइम अपनी स्पीड कैलकुलेट कर लेते हो। जा रहे हो बाइक पे एकदम से स्पीड कैलकुलेट, गाड़ी में जा रहे हो गाड़ी में एकदम से स्पीड देख ली स्पीडोमीटर के ऊपर, या पैदल चल रहे हो और अपने डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर लिया किसी भी एक टाइम के ऊपर, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गई है? ठीक है। उसके जी सर। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क है डायरेक्शन का, तो यही फर्क आपके पास जो है वो स्पीड और वेलोसिटी में भी है। वेलोसिटी जो है वो आपके पास वेक्टर है, डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। आप वेलोसिटी की डेफिनेशन ये भी कर सकते हो कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी स्पीड को डायरेक्शन दे दो वेलोसिटी बन जाएगी, लेकिन उसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप डेफिनेशन ये लिख देते हो कि स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी, वो भी ठीक है। ठीक है सर। ये भी यही चार टाइप्स हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मीन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और जब आपके पास वो होता है मीन के नॉन यूनिफॉर्म की बात होती है, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक हो गया?
उसके जी सर। पास अगर मेरे पास आपका होता है कि मैं बात करता हूं उसकी यानी एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होगा आपके पास? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा इक्वल, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, वो तरीकेकार आपको अभी क्वेश्चंस के अंदर आएगा, तो वो चेक करेंगे। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, बीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम नाम देंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो वेलोसिटी में चेंज है उसको डिवाइड बाय टाइम कर दो, तो वो हो जाता है एक्सेलरेशन। अच्छा, अब यहां पर दो वर्ड याद रखना, एक होता है एक्सेलरेशन और एक होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन का नाम भी देते हैं। अब दो ठीक है सर। क्या है, व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो हो वो ऐसे हो, फर्ज करो पहले उसकी वेलोसिटी थी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर इस तरह ये चलती है, आगे आगे जा रही है। ठीक हो गया? ठीक है। जब जी सर। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है तो उस टाइम उसका जो रेट ऑफ चेंज होता है वो जो हो वो एक्सेलरेशन कहलाता है। लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है, मतलब वेलोसिटी का डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है, यानी आपकी पहले फाइनल इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 40 से आप चल रहे थे, एकदम आपने ब्रेक लगानी शुरू कर दी, तो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। तो मीन पहले 40, फिर 30, फिर 20, फिर इस तरह कम होती गई। तो इसमें भी रेट ऑफ चेंज हो रहा है, लेकिन उस रेट ऑफ चेंज को हम नाम देते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन का। यानी उस टाइम वो जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा होता है वो नेगेटिव आ रहा होता है, और नेगेटिव को इसीलिए हम रिटार्डेशन कहते हैं। तो जो एक्सेलरेशन की हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा v माइनस यू अपॉन टी। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे आपकी एक्सेलरेशन। v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी आपके पास है? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। टी को दूसरी साइड पे ले जाओ तो ये हो गया ए टी इक्वल्स टू v माइनस यू। माइनस यू को दूसरी साइड पे ले जाओ तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ऑफ मोशन में पहली इक्वेशन। अच्छा, हमारे पास हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स में, जो पहले आपने ओ लेवल में डिस्कस नहीं की थी। यहां पर अभी हम तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। उनमें से पहली है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मीन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी। ए मीन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अच्छा, ये जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप पढ़ोगे ना, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए होगी। जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है सर। क्लियर होगी बात यहां तक? जी सर। प्रॉब्लम इसमें? नहीं। हाँ, चलो। तो ये हमारे पास हो गया काइनेमेटिक्स का लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लिटिल बिट हमारा काम। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। अब देखो, काइनेमेटिक में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने डिस्कस कर लिया कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। उसमें हमने अच्छा, अब देखो यहां पर अगर मेरे पास फर्ज करो एक ऑब्जेक्ट है, वो फ्रॉम यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां जा रहे 8 मीटर, फिर 5 मीटर यहां, फिर 8 मीटर यहां, फिर 5 मीटर यहां। अब उसका अगर मुझे कहा जाए टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, तो 8 + 5 13 +8 आपके पास कितना हो जाएगा? 13 + 8 हो जाएगा आपके पास 21, 21। और फिर +5 हो जाएगा 26। तो डिस्टेंस हो गया टोटल 26। लेकिन अगर मुझे कहा जाए भाई ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट होके बी पे गया, बी से सी से गया, सी से डी पे गया, डी से वापस ए पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, क्योंकि जहां से वो स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो बन रही है वो 0 बन रही है।
मीन ए टू ए ही बन रही है, तो ए टू ए जो है उसकी डायरेक्शन में वो जीरो ही रहेगा। तो मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेट, यानी आपका डिस्टेंस जो है वो 26 मीटर है, बट आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए टू ए जो है वो जीरो ही रहेगा। ठीक है सर। क्लियर हो गई बात? जी सर। कोई इसमें प्रॉब्लम? नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास इसी में स्पीड और वेलोसिटी को हमने डिस्कस किया, तो स्पीड और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं, तो स्पीड का हमने कहा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का हमने कहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक हो गया। फिर हमारे पास क्या आया, ये जो x2 x1 लिखा है ये ग्रेडियंट है, इसको अभी नहीं छेड़ रहे। बट यहाँ पर द स्पीड ऑफ अ मैन ए इन दिस जर्नी फॉर अ गिवन टाइम इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि स्पीड जीरो नहीं है, क्योंकि उसकी जो वो यहाँ पर पीछे अगर आप देखो, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, वो जीरो है आपके पास। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है आपके पास, तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी विल बी जीरो। क्योंकि वेलोसिटी उसकी जीरो इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जीरो होगा, तो जीरो अपॉन टाइम हो जाएगा, तो वो जीरो ही रहेगा। लेकिन स्पीड इज नॉट जीरो, बिकॉज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अप्लाई होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 26 है। तो 26 अपॉन द टाइम, तो जितना भी टाइम होगा उसको हम डिवाइड बाय 26 कर लेंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड। क्लियर हो गया यहां तक? जी सर। अब हमारे पास उसके बाद एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का भी हमने कह दिया v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, या आप सिंपली उसको लिख सकते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बस ये लिख दो, तो भी आपके पास क्या होगा, ये एक्सेलरेशन की यूनिट वो हो जाती है, फॉर्मूला होता है। और एक्सेलरेशन की यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब सर ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, यानी एक्सेलरेशन जब भी कैलकुलेट होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी से कैलकुलेट होगी, और कोई फॉर्मूला उसका, हाँ, सम टाइम इक्वेशन ऑफ मोशंस होती है हमारे पास, यानी उसमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी गिवन होती है, या उसमें डिफरेंट कंडीशन होंगी, जब ये अभी आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें आप कंडीशन आपके पास आएंगी, तो उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसमें फिर आप जब देखोगे तो उसमें एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला नहीं, कोई और फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला एक्सेलरेशन का यही है। ठीक है सर। ओके। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास आगे आ रहा है ग्राफ। अब जो ग्राफ आता है बेटा, ग्राफ में आपने ओ लेवल में भी पढ़ा, हमारे पास तीन टाइप के ग्राफ हैं। नंबर वन, एटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, डीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। यानी तीन किस्म के ग्राफ हैं। एक ग्राफ हमारे पास होता है वीटी, एक ग्राफ हमारे पास होता है डीटी, और एक ग्राफ हमारे पास होता है एटी। अब इन तमाम ग्राफ के अंदर ये जो एक्स टी लिखा हुआ है, एक्स टी ग्राफ का मतलब होता है डीटी, एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, यानी एक्स का मतलब डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से कर सकते हैं, डी से कर सकते हैं, एच से कर सकते हैं, एल से कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला ग्राफ जो हमारे पास होता है वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब गौर से ठीक। मेरी समझ जाना, हमारे पास ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस होते हैं। सही होगी बात? एक्स एक्सिस, जी सर। तो अगर एक्स एक्सिस मेरा वाई और एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं वाई अपॉन एक्स करता हूं, यानी वाई अपॉन एक्स का मतलब क्या होता है, वाई अपॉन एक्स का मतलब होता है इस वाई को इस एक्स पे डिवाइड करो। तो उस टाइम जो होती है, लेट सपोज इस वाई के ऊपर एक्स है, तो एक्स अपॉन एक्स के ऊपर टाइम है, तो टी, एक्स अपॉन टी मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल होता है स्पीड या वेलोसिटी के। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अगर मैं ग्राफ के अंदर x की वैल्यू को y की वैल्यू से डिवाइड कर दूं, तो वो मेरे पास इस ग्राफ के अंदर इक्वल आएगा वेलोसिटी या स्पीड के। यानी x अपॉन वाई, y अपॉन x जो होता है वो बेसिकली कहलाता है ग्रेडियंट। ठीक है।
ग्रेडियंट, तो इसका मतलब ये हो गया dt ग्राफ, यानी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट होगा वो कहलाएगा हमारे पास स्पीड। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक छोटी सी चीज ड्रॉ करता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में जी, ब्लैंक स्लाइड आपके पास शेयर हो गई। जी सर। अच्छा, अब फर्ज करो मेरे पास क्या है, यहां पर मुझे दिया गया ये है d और ये है t। मुझे पास यहाँ एक लाइन दे दी गई हूं, मुझे कहा गया भाई इसमें स्पीड निकालो, स्पीड कितनी है। तो मैं यहां पर जब स्पीड निकालूंगा तो मैं स्पीड का फॉर्मूला जो है ना कि d अपॉन टी इज इक्वल्स टू स्पीड, वो नहीं पुट करूंगा, ये रॉन्ग है। यहाँ पे स्पीड निकालने का मकसद ये है कि ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन कैलकुलेट करो, कि इस लाइन का ग्रेडियंट निकालो, क्योंकि डी टी ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्पीड है। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमें पता है, ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के इक्वल आता है। अब जो ये y2 है मीन इसके ऊपर हम दो कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे कोई से भी, वो ये आप जो लाइन है। हाँ लाइन के ऊपर हम दो कोऑर्डिनेट कहीं से ले लेंगे। अब उसी कोऑर्डिनेट्स में एक जो होगा वो x2 y2 हो जाएगा और दूसरा जो हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। उसकी वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो स्पीड होगी इसकी। ठीक है सर। क्लियर होगी बात। जी सर। इसी तरह अगर मैं जाता हूं वीटी ग्राफ के ऊपर, तो वीटी ग्राफ के अंदर वीटी ग्राफ में v अपॉन टी मीन y अपॉन एक्स करूंगा तो v अपॉन टी जो होता है वो इक्वल होता है एक्सेलरेशन का। तो इसका मतलब हो गया वीटी ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन है हमारे पास। ठीक हो गया। जी सर। वीटी ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो होगा आपके पास एक्सेलरेशन, और डीटी ग्राफ का जो ग्रेडियंट होगा वो होगा आपके पास स्पीड या वेलोसिटी। अब बारी आती ठीक है सर। y एक्सिस मल्टीप्लाई बाय x एक्सिस, मीन ये वाला y और ये वाला x जब मल्टीप्लाई हो तो ये vt है, तो v मल्टीप्लाई बाय t मीन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास डिस्टेंस आता है। तो इट्स मीन कि अगर मैं क्या करूं, एरिया अंडर द ग्राफ ले लूं, क्या ले लूं, एरिया एरिया। अंडर द। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो इक्वल होगा आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस के इक्वल होगा, और अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है सर। फिर अक्सर आपको दे देते हैं कि जी आपको वीटी ग्राफ देते हैं, उससे कहते हैं डीटी ग्राफ बनाओ, तो वो आपने बड़ा सोच समझ के बनाना होता है। मतलब ये है कि उसमें क्या होगा, लेट सपोज ये मुझे वीटी ग्राफ दे दिया वीटी, और यहां से जी पहले मुझे कहा गया ऑब्जेक्ट यूं जा रहा है फिर यहां से यूं जा रहा है। अब देखो इसका ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट होता है कांस्टेंट। इसका मतलब है ये जो है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी जो है वो तो इंक्रीज हो रही है क्योंकि देखो यहां पर वैल्यू बढ़ रही है, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, बट जी। जो है वो कांस्टेंट है, मीन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फिर यहां से लेकर पॉइंट ए से लेकर आगे पॉइंट बी तक यहां पर ग्रेडियंट जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब है स्पीड इज यूनिफॉर्म, यहां से स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है हमारे पास। अब मुझे कहा गया कि जी इसके लिए डीटी ग्राफ बनाओ, तो डीटी ग्राफ बनाने के लिए मुझे सबसे पहले तो डिस्टेंस चाहिए होगा कि डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा मुझे, यहाँ पे वैल्यू देखनी होगी क्या वैल्यू आ रही है। उसके बाद ये देखो ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया जब मुझे निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो स्पीड इंक्रीजिंग का ग्राफ यूं बनता है, यूं कर्व बनता है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो यहां तक जो होगा वो स्पीड इज इंक्रीजिंग आ जाएगा, यही वाली वैल्यू आप यहां पर लिखोगे इसको, और यहां पर वो वैल्यू लिखोगे जो यहां से ए आपके पास इसका डिस्टेंस आएगा, तो वो यहां लेट सपोज ये 20 आ रहा है, मैंने यहाँ 20 मेंशन कर। उसके बाद जो है स्पीड इज यूनिफॉर्म है,
तो यहां तक का डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करूंगा कि इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये वाला सारा। तो फिर मैं इस पॉइंट से ग्रेडियंट, यानी ये क्या है, ये स्पीड इज कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड है वो यूं ड्रॉ होती है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा कहां तक, जहां तक इसका टाइम आएगा, ये वाला टाइम आएगा, तो वो यहां मेंशन कर दूंगा इस जगह पे। टाइम कैसे पता चलेगा सर? बेटा वो दिया होगा ना यहाँ पर, यानी पॉइंट्स दिए होंगे ना, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू दी होगी। अच्छा। यहाँ 0 दिया है, यहाँ 10 दिया है, यहाँ 20 दे दिया, तो यहाँ आप 20 मेंशन करोगे, यहाँ आप 10 मेंशन करोगे, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस आपने इसका कैलकुलेट किया वो मेंशन कर दिया, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो ये वाला जो कैलकुलेट किया वो मेंशन कर दिया, यानी टोटल डिस्टेंस दिस प्लस दिस, ये टोटल हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर 100 है तो 100 आप यहाँ लिखोगे। ठीक है सर। का जो dt ग्राफ है वो ये बन गया आपके पास। यानी हमने क्या कर लिया, हमने vt से dt ग्राफ में कन्वर्ट कर लिया आपके पास। ठीक है सर। सही। अब आ जाते हैं हम अगेन वापस अपने टॉपिक के ऊपर जहां पर हम काम कर रहे थे। तो हमारे पास क्या आ गया था, हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर ली, ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हमने डिस्कस कर लिया कि ग्राफ हमारे पास कैसे आएगा, उसके क्या चीजें हमने करनी है, ठीक है। एटी वीटी ग्राफ क्या है, डीटी ग्राफ क्या है। अच्छा, अब लेट्स सपोज हमारे पास कर्व आ जाता है ग्राफ के अंदर। अब ग्राफ के अंदर जब कर्व आता है ना बेटा, और हमें किसी एक पॉइंट पे कहा जाता है कि आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे मुझे कहा जाए कि आपने इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट पे ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा यूं, ठीक हो गया। अब जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो, स्ट्रेट लाइन जब ड्रॉ होगी, तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होने के बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ी मैं इसको डार्क कर लेता हूं, वेट, ये यूं ड्रॉ करूंगा, यानी टेंजेंट कहलाता है ये। जो क्या करे, जो कर्व के उसी पॉइंट को हिट करता हुआ स्ट्रेट जाए, दूसरा किसी पॉइंट को हिट ना करे। अब मैं इसके ऊपर जो है, यानी पॉइंट जो अब मैं लूंगा वो इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट जो लूंगा वो इसके, इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी ये वाला कोऑर्डिनेट या ये वाला या ये बीच वाला जो कोऑर्डिनेट है, तो कोई भी दो कोऑर्डिनेट लेके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से ग्रेडियंट निकाल लूंगा। वो कौन सा सर, कौन सा कोऑर्डिनेट? मीन इस, ये जो लाइन मैंने टेंजेंट ड्रॉ की ना, जी सर। तो टेंजेंट के ऊपर कोई से भी दो पॉइंट ले लूंगा, वो आपकी मर्जी कि आप कौन से लेना चाहो। टेंजेंट के ऊपर किधर? यानी फर्ज करो, दोबारा समझा रहा हूं, फर्ज करो मेरे पास, मुझे उसने कहा कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, इसके ऊपर यानी टाइम आपको दे दिया, लेट सपोज 4 सेकंड के ऊपर आपने ये एस डी टी ग्राफ है ना, तो स्पीड निकालनी है। सही 4 है। के ऊपर क्या निकालनी है, स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो अब मुझे पता है कि एस जो डी टी ग्राफ है उसका ग्रेडियंट जो होता है वो स्पीड होती है, ठीक हो गया। सही है। अब इसका मतलब है इस पॉइंट का मुझे ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं इस पॉइंट पे आके क्या करूंगा, मैं एक टेंजेंट बना दूंगा। टेंजेंट का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा उसके ऊपर, जो कि सिर्फ उस पॉइंट को हिट करे, उस कर्व के ऊपर और किसी पॉइंट को हिट ना करे। सही है। क्लियर होगी बात। ठीक है सर। ऐसा ड्रॉ करूंगा कि उसमें क्या हो, उसमें वो हिट तो हो रही हो लेकिन ग्रेडियंट की उसी लाइन को हिट कर रही हो। इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, थोड़ा सा। ग्रेडियंट के मतलब वो जो कर्व है उसके उस पॉइंट को, हाँ, वो उस टेंजेंट वो कर पॉइंट रहा है। को सिर्फ हिट करे, एक पॉइंट को, यानी उस पॉइंट को एक बार हिट करे, दूसरे कहीं पर भी उस कर्व को हिट ना करे, उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक अब है। मैं इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी, यानी यहां पर लेना चाहूं, 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 तो दो कोऑर्डिनेट, अच्छा, उस टेंजेंट के उस। कहीं पर भी दो कोऑर्डिनेट ले लूंगा। मीन एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, तो कोई भी कोऑर्डिनेट मैं दो ले लूंगा। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है एक्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो जो एक्सपेंस। कोऑर्डिनेट ले लिए वो यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगी।
ठीक है सर। क्लियर हो गई यहां तक बात? जी सर। अच्छा, अब इसी चीजों में हमारे पास यही चीजें हम क्या करेंगे, जब हम मेरे पास वीटी ग्राफ होगा तो वीटी ग्राफ भी डिस्कस होगा इसी तरह। ठीक है, यानी अगर मेरे पास वीटी ग्राफ होता है तो वीटी ग्राफ में मुझे एक्सेलरेशन निकालने को कहते हैं, तो मैं इसी तरह ग्रेडियंट निकालूंगा। ठीक हो गया? सही है। ग्राफ अगर मुझे निकालना हो तो एरिया अंडर द ग्राफ मैं निकालूंगा आपके पास। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो स्ट्रेट क्या लाइन, निकालना हो? एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ का क्या मतलब होता है कि आपका जो एरिया होगा नीचे ग्राफ का, जो भी शेप बनेगी, जो भी शेप बनेगी वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर लेट सपोज ये सामने जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये एरिया अंडर द ग्राफ नहीं है। लेट सपोज ये आपके पास होता वीटी ग्राफ, क्या होता? वीटी ग्राफ। मुझे कहा जाता T1 दे दिया जाता 4, और कहते 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालो कितना है, तो मैं ये वाला एरिया निकालता। तो ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया देखो, ये है राइट एंगल। ट्राइंग। तो राइट एंगल राइट का एंगल। जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया? जी सर। मैं इसमें डालता और जो आंसर आ जाता वो इसका डिस्टेंस हो जाता। अगर मुझे यहाँ का निकालने को कहते तो मैं ये वाला पूरा एरिया, ये क्या है, ये आपके पास है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। तो मैं वो पुट करता तो ये वाला एरिया आ जाता मेरे पास। तो ये इसका डिस्टेंस हो जाता मेरे पास। ठीक है सर। क्लियर हो गई बात? लेकिन सर अगर ये डिस्टेंस ग्राफ में, और एसटी ग्राफ में नहीं होता आपके पास। एसटी ग्राफ में डिस्टेंस तो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा होता है एसटी में। एस का मतलब अच्छा distance, तो वहां तो ऑलरेडी तो हो। उसका एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है फिर? एरिया अंडर द ग्राफ मीनिंगलेस है, वो उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है सर। सही है ना उसका।